कुछ एग्जाम्पल देते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। कभी कभी मूवी देखे होंगे, हम मूवी पे ही आते हैं। मूवी देखोगे, मूवी में स्विमिंग पूल तो देखे ही होगा कि मूवी में स्विमिंग पूल दिखाता है और स्विमिंग पूल के अंदर में बहुत सारे लोग तैरते रहते हैं। कभी भी अगर तुम मूवी के अंदर में या फिल्म के अंदर में देखना, जो लोग स्विमिंग करते रहता है तो उसके शरीर का वो पोर्शन जो पानी के अंदर रहता है ना, उसको कभी गौर से देखना, आपको छोटा छोटा नजर आएगा। आप देखिएगा, उसको देखिएगा, नॉर्मल उसको देखिएगा कि उसका एक पोर्शन जो पानी से बाहर है और एक पोर्शन जो पानी के अंदर है, वो दोनों पोर्शन को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दूसरा चीज है कि आप स्विमिंग पूल को फिर देखिएगा तो आपको लगेगा कि गहराई उसकी बहुत कम होती है। ऊपर से देखोगे ना तो देख के लगेगा कि स्विमिंग पूल की जो है गहराई काफी कम है, लेकिन आप वहां पे ये भी देखते हैं कि एट ए टाइम गहराई तो कम लग रहा है, लेकिन उसमें एक लंबा आदमी जो है पूरा डूबा पड़ा हुआ है। आप एक और चीज देखिए, आपके घर में ग्लास होगा, शीशे का ग्लास, उस ग्लास में पूरा पानी भर दो। पानी भरने के बाद उसमें पेंसिल डाल दो और पेंसिल डालने के बाद फिर उस ग्लास को ऑब्जर्व करो। समझ में आ गया क्या बोले? ग्लास लेना है शीशे का, पानी डाल देना है, पानी डाल के उसमें पेंसिल डाल देना और पेंसिल को आप देखिएगा। क्या पेंसिल आपको सीधा नजर आएगा? आप देखिएगा और देख करके आपको पता चलेगा कि पेंसिल जो है वो थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा बेंड किया हुआ नजर आएगा। और भी देखिएगा तो अगर ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी डालिए, पहले ग्लास लीजिए, ग्लास को आप पहले ऊपर से ऑब्जर्व कीजिए, उसकी जो सरफेस है देख लीजिए कितना नीचे नजर आ रहा। फिर आप पानी भर दीजिए उसमें, फिर उस सरफेस को देखिए, अपने आप देखिएगा कि उसका सरफेस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसको भी हटाइए। एक ग्लास लीजिए, ग्लास में सिक्का डालिए, क्वाइन, और क्वाइन को डाल करके देखो कि वो कितना ऊपर या नीचे नजर आ रहा है। और फिर पानी डालने के बाद फिर वो देखो कि क्या वो उसी पोजीशन पर नजर आ रहा है जो पहले नजर आ रहा था। ये सब चीजें आप कर सकते हो, घर के अंदर में ये सब किया जा सकता है और करोगे। इवन आप क्या कीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, पानी के उस तरफ किसी अपने भाई या बहन को खड़ा कर दीजिएगा और आप इस तरफ से अपने भाई बहन को देखिएगा। क्या आपका भाई या जो भी बहन होगा उसका शरीर पूरा सीधा नजर आता है या बेंड किया हुआ नजर आता है? इन सभी चीजों को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिफ्रैक्शंस क्लियरली समझ में आने लगेगा कि क्लियरली वो है क्या। रिफ्रैक्शंस का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है कि जब एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, लाइट ऑपेक ऑब्जेक्ट में ट्रैवल नहीं करता। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी बहुत सारा मीडियम हो सकता है, लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया। तो मान लीजिए कि लाइट जो था वो एयर में ट्रैवल कर रहा था और एयर से ट्रैवल करते करते वो वाटर के अंदर चला गया। एयर से वो कहां गया? वाटर में। तो मीडियम चेंज हुआ। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड कर जाता है, उसी पाथ को फॉलो नहीं करते, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ अ लाइट when it passes through one medium to the other medium is called a refraction। फिर यहां पे बात आती है कि अगर वो लाइट बेंड करेगा तो कैसे बेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हम एक, जैसे आप मान लीजिए ये ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। अब लाइट यहां से आया, ये सरफेस पर टकराया, ठीक है ना। ये एक दूसरा, यहां पे आपका एयर है और ये आपका वाटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि लाइट का जो स्पीड होता है, एयर में कुछ और होता है, वाटर में कुछ और होता है। दोनों जगह पर लाइट का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है।
तो जब ये लाइट एयर से वाटर में इन करेगा तो वो उसी पाथ को फॉलो नहीं कर सकता, वो अपने पाथ से बेंड करेगा क्योंकि मीडियम चेंज कर रहा है। लेकिन फिर बात आती है कि कैसे बेंड करेगा। कैसे बेंड करने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे वाटर नहीं रहता, एयर ही रहता, तब तो वो सीधा ऐसे निकल जाता ना। लेकिन चूंकि अब मीडियम चेंज हो गया तो अब या तो लाइन से वो इधर आएगा, लाइन से इधर जाएगा, दोनों चीज हो सकता है, या तो इधर या तो इधर। अब आपको सोचना है कि लाइट जो है यहां के बाद इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो इसके लिए आपको एक रूल याद करना। रूल ये है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगा, रेयर से डेंसर, रेयर कहने का मतलब हुआ जो खाली हो, और डेंसर मतलब जो जहां पे लाइट का स्पीड कम हो। तो जहां लाइट का स्पीड कम होता है वो डेंसर मीडियम हो जाता है, जहां पे लाइट का स्पीड ज्यादा होता है तो वो रेयर होता है। तो लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट हमेशा बेंड करता है टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल के करीब आएगा। और जस्ट उल्टा कीजिए कि अगर वो फिर डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर जाएगा तो वो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है ना, ये दो चीजें कि अगर रेयर से डेंसर गया तो टुवार्ड नॉर्मल मुड़ेगा, और अगर डेंसर से रेयर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर, ये दो रूल है। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, एक पेंसिल वाला एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स मान लिए आपके पास एक ग्लास है। लेट्स ऐसे मान लिए, बहुत सारा एग्जांपल है, आप ऐसे ले लीजिए। मान लीजिए कॉइन ही ले लेते हैं कि यहां पे एक कॉइन है, कॉइन रखा हुआ है और पानी में रखा हुआ है। इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो होता क्या यहाँ प्रोसेस। तो किसी भी चीज को देखने के पीछे जो प्रोसेस होता है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है और वो लाइट हमारे आंख के अंदर इंटर करता है एंड देन उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनता है। मतलब लाइट कहां से निकलता है, ऑब्जेक्ट से, और वो हमारे आंख के अंदर इन करता है। ऐसा नहीं होता कि आंख से लाइट निकल के ऑब्जेक्ट पे जाता, नहीं, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के हमारे आंख के अंदर इन करता है। तो हम मान लिए ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पानी के अंदर रखा हुआ है ऐसे। तो यहां से सबसे पहले लाइट सीधा निकला ऐसे और फिर एक ऐसे निकला, तो ये मान लीजिए सरफेस, ठीक। अब यहां पे मान लीजिए मेरा आंख है, हम इसको देख रहे हैं। अब हुआ ये कि लाइट यहां से गया, अभी वाटर से निकल के फिर कहां जा रहा है, एयर में। वाटर से कहां जा रहा है, एयर। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं। तो नॉर्मल का मतलब है कि आप यहां पे एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचो, ऐसे, और फिर ये ऐसे, दो नॉर्मल खींचे। तो अगर ये वाटर यहां पर भी रहता आगे, तब तो अगर वाटर रहता तब तो ये सीधा उसी पाथ में से निकल जाता, ऐसे निकलता ना। लेकिन चूंकि अब ये वाटर से जा कहां रहा है, एयर में, मतलब कि डेंसर से कहां जा रहा है, रेयर में। तो ये नॉर्मल के करीब आएगा कि नॉर्मल से दूर जाएगा, दूर जाएगा, मतलब ये आपका इधर जाएगा थोड़ा सा, और फिर ये भी आपका दूर जाएगा, यहां पे दूर जाएगा ना। तो अब लाइट यहां से आया, इधर जाने के बजाय देखो जाना चाहिए था इसको इस पाथ पे, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज किया तो ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फिर ये भी लाइट आया, ये भी मुड़ गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन अब सोचो कि अब हम आंख से देख रहे हैं तो लाइट यहां से आ रहा है फिर मुड़ के ऐसे जा रहा है। क्या हम किसी भी चीज को बेंड करके देख सकते हैं? हमारे आंख से या किसी भी चीज का जो इमेज बनेगा
तो वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल के हमारे आंख के अंदर इन करेगा तो क्या बेंड करके इन करेगा? नहीं, हम लोग हमेशा किसी चीज को देखते तो सीधा देखते हैं। तो सीधा देखते हैं मतलब कि जो फाइनल जो रे है उसको हम लोग पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं, मतलब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको सीधा बढ़ाओ पीछे की तरफ, ऐसे इस वाला को और फिर इसको। तो यहां पे दोनों मिला, मतलब कि रहेगा ऑब्जेक्ट यहां, लेकिन नजर कहां आएगा? क्योंकि हम किसी भी चीज को देखेंगे, जब भी देखेंगे तो कहां देखेंगे? सीधा देखेंगे, बेंड करता हुआ नहीं देखेंगे। तो कॉइन रहेगा यहां, लेकिन नजर कहां आएगा? ऊपर। इसीलिए पानी के अंदर अगर किसी कॉइन को डाल देते हैं और जब हम ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमको बेंड किया हुआ, उन्हें बेंड किया नहीं, जस्ट सरफेस से ऊपर नजर आता है, या इवन अगर उसका सरफेस ही कहो तो सरफेस ही ऊपर चला आता है। यही कारण था कि हम लोग शुरुआत में बात किए ना कि अगर तुम स्विमिंग पूल को ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो उसका सरफेस काफी ऊपर नजर आता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यही है, देख रहे हो ना, ये सरफेस ही मान लो। तो सरफेस से जो लाइट निकलता है वो वाटर के अंदर जाता है, वाटर से जब वो एयर में जाता है तो बेंड कर जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन हम लोग कहां देखते हैं? हम लोग सीधा देखते हैं। तो फाइनल रे को जब हम पीछे की तरफ ले जाते हैं तो उसका इमेज जो बनता है जस्ट उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है, तो सरफेस ऊपर चलाता है। या यहाँ क्वाइन है तो क्वाइन ऊपर चला है, तो क्वाइन ऊपर आया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सिर्फ क्वाइन ऊपर आया, ये सरफेस भी तो ऊपर आया होगा। क्वाइन यहां नजर आने का मतलब कि ये सरफेस अब आपको यहां नजर आएगा, समझे? दैट्स अ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम। जनरल लाइफ में आप बहुत सारे, इसके ढेरों सारे एग्जांपल भरा पड़ा हुआ है रिफ्रैक्शन का, और इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल करके। अभी एक और समझते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होता है। ग्लास स्लैब पहले होता क्या? तो ग्लास स्लैब देखो होता है रेक्टेंगुलर होता है, नाम ही में है रेक्टेंगुलर, कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है। उसका शेप देखो मतलब क्यूबॉइड शेप का होगा, समझे? क्यूबॉइड शेप का होगा। अब उससे हमको लाइट का रिफ्रैक्शन करवाना है, तो उसका अगर रिफ्रैक्शन करवाना है तो मान लिए कि मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है? ग्लास स्लैब, ये मतलब ये ग्लास का बना हुआ है और यहाँ पे आपका है एयर। एयर और ग्लास में कौन डेंस है कौन रेयर? एयर आपका हो गया रेयर और ग्लास हो गया आपका डेंसर। अब लाइट आया, लाइट आने के बाद इस सरफेस पे टकराया, ठीक है ना? अब ये जो लाइट आया टकराया, इसको कौन सा रे कहेंगे? इंसिडेंट रे। ये जो आया जा करके सरफेस पे टकराया उसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक? ये नॉर्मल हो गया। अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रखा रहता तब तो ये रे अपने पाथ से सीधा ही निकल जाता, लेकिन चूंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है, अब एयर से कहां जा रहा है? ग्लास में, तो बेंड करेगा। तो बेंड करेगा तो ये रेयर से कहां जा रहा है? डेंसर में। ये मुड़ेगा किधर? तो टुवर्ड नॉर्मल, ये नॉर्मल के करीब आएगा, तो थोड़ा सा ये इधर आएगा। ये जो एंगल जितना ये मुड़ा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये यहां से डेविएट किया, ठीक है? चलिए, फिर यहां से और सीधा यहां तक आया। फिर अब क्या होगा कि फिर यहां से फिर ये इधर आ रहा है, तो फिर मीडियम चेंज हो रहा है। अब ग्लास स्लैब से फिर कहां आ रहा है? वापस एयर में। तो फिर हम यहां पे क्या करते हैं? नॉर्मल खींच देते हैं, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेना, इसको एकदम स्ट्रेट करके बढ़ाना, ठीक है ना? अब यहां पे क्या होगा कि अगर फिर यहां पे एयर में ग्लासेस स्लैब आता तब तो ये सीधे जाता है, ऐसे जाता ना, लेकिन चूंकि अब मीडियम
चेंज कर दिया है। अब जा रहा है कहाँ, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे जितना एंगल वो टुवर्ड नॉर्मल आया था उतना ही डिग्री ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। तो फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखो तो ये जो रे, जो स्टार्टिंग वाला रे था, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये रे और ये रे पैरेलल ही होता है। पैरेलल होने का क्या रीजन हुआ, तो मान लीजिए कि ये जो रे ऐसे था, थोड़ा देर के लिए यहां से वो बेंड कर गया समथिंग उसी एंगल से। अब जितना ये नीचे की तरफ मुड़ा, फिर मान लीजिए उतना ही वो ऊपर की तरफ मुड़ जाए, तो फिर वापस वो पैरेलल हो जाएगा ना। एक बार वो जितना नॉर्मल की तरफ झुका उतना ही ये नॉर्मल से क्या हुआ, अवे हुआ। तो कुल मिलाकर के ये एंगल और फिर देखो ये एंगल आपस में फिर बराबर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये रे और ये रे, जब मतलब ये रे और ये रे आपस में पैरेलल होता है, ठीक। अब यहां से अगर मान ली ए बी को कहेंगे इंसिडेंट रे, जाके जो ग्लास स्लैब पे टकरा रहा है, तो इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। यहां पे ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से मान लिया बीसी क्या है, यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इसको कहेंगे बीसी को रिफ्रैक्टेड रे। बीसी को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, देखो अब नॉर्मल यहां पे है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड के बाद फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो अब मान लीजिए इसको डी, ये जो CD है इसको कहेंगे CD को इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और CD को क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक। उसके बाद यहां जितना एंगल वो डेविएट किया, मतलब डेविएट का मतलब होता है कि जितना मान लिए कि वो जा रहा था सीधे ऐसे और फिर ऐसे जाने लगा, तो ये इसका मतलब इतना एंगल झुका ना, जितना एंगल वो झुका उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ डेविएशन टुवर्ड नॉर्मल होगा उतना ही एंगल यहाँ पर डेविएट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसके कारण ये जो रे है, यहाँ पे आप देखिएगा ये पीला वाला जो डॉट डॉट करके इसी को आगे बढ़ाया गया है, ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है। अब इस रे और इस रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या क्या चीज समझ में आया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जितना एंगल डेविएट करता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां से आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जस्ट लाइक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके थे कि दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, यहाँ पे दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग लॉ ऑफ अगर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो पहला लॉ क्या है, तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at common plane या all lie at common point या all meet at common point। कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, तीनों एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर लाई करता है या एक ही पॉइंट पे होता है। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। उसमें भी सेम पहला यही था, उसमें लेकिन वही था कि जो हम रिफ्रैक्टेड रे कर रहे हैं तो वहां पर रिफ्रैक्टेड रे की जगह पर रिफ्लेक्टेड होता था, ठीक है। लेकिन पहला दोनों का सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट कॉमन पॉइंट या ऑल मीट एट कॉमन प्लेन, ठीक। दूसरे के बारे में बात करते हैं तो सेकंड लॉ जो है वो कुछ ऐसे है।
सेकंड लॉ को ऐसे लिखा जाता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको बोलेंगे कैसे? तो कहते हैं कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। रेशियो तो समझते हो ना, रेशियो इन दोनों का रेशियो लिखा हुआ है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और इसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। फर्दर ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपको पता ही होगा कि साइन आई, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ये आई है, ये आर है। तो साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और उसी लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। सीबीएसई के बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछता है कि पहला तो शो द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब बोला तो बस आपको ये पिक्चर बना करके छोड़ देना 3 नंबर में। डिस्क्राइब स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलेगा तो लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant, and that constant is called refractive index। जो हम फर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर किस तरह से बेंडिंग होता है। किस तरह का होगा? तो एक क्यूबॉइड शेप का होता है। ग्लास स्लैब जो होता है ना क्यूबॉइड शेप का होता है। क्या रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है? रिप्रेजेंट हम लोग लिखे ना सीधी। यहाँ पे आपका ए बी क्या होगा? किसी भी रे को, जैसे आपने बोला इंसिडेंट रे को किस चीज से डिनोट किया जाता है, या वैसे नहीं। अब ऐसे तो लिखने के लिए इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंट आप बोल सकते थे कि एंगल ऑफ इमर्जेंट को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ई लिख लीजिए। लेकिन एंगल ऑफ इमर्जेंट का कोई खास जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए नहीं जरूरत पड़ता कि एट ए टाइम हम लोग दो ही चीज की बात करते हैं। या तो हम इस जगह का बात करेंगे कितना रिफ्रैक्शन हुआ, और नहीं तो इस जगह का बात करेंगे। तो जब हम लोग इस पोर्शन की बात करेंगे, समझे, अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करेंगे तो फिर मेरा ये जो होगा ना, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेंगे, और फिर इसको एंगल ऑफ क्या मानेंगे? रिफ्रैक्शन। तो जो इमर्जेंट एंगल था ना वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, और जो आपका ये वाला एंगल था जो कि एक्चुअली में रिफ्रैक्टेड एंगल होने से था वो इंसिडेंट, और फिर इसी लॉ पे वो बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज हम लोग जब फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम इसका बात करें, सिर्फ इतना दूर का। जब हम इसका बात करेंगे तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा? आई, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आर, और फिर आपको वही आएगा। ठीक है? तो अब हम लोग निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब क्या होता है कि अगर हमको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो अगर आपको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आप सब जानते होंगे कि लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में, और ग्लास में उसका कुछ और स्पीड होगा। तो दोनों का जो रेशियो आएगा, अगर ग्लास स्लैब का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो पहले ग्लास के अंदर क्या स्पीड है वो मेजर कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता ही है,
और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वही कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर मान लो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो हमेशा ऊपर कॉमन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और नीचे में क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना रहता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको जैसा कि मान लो कि लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लाइट इन वैक्यूम और बाय में क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझे? इसको शॉर्ट में अगर हम ऐसे लिखेंगे N1 2 या मान लो इसको हम लिखते हैं 2 1 पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे स्पीड इन मीडियम 1 बाय में स्पीड स्पीड किसका लाइट का स्पीड इन मीडियम 2। समझे? अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 2। तो अब नीचे कौन लिखा गया जिसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका स्पीड हमेशा कहां नीचे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ऊपर। कभी कभी अगर हमको लिखना है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर क्या हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट ऑफ वाटर तो नीचे किसका होगा स्पीड ऑफ लाइटिंग ठीक है और ऊपर में समझा कुछ क्लियर हुआ? अगर ऐसे लिखा हुआ तो सिर्फ अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास तो सिर्फ अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलते हैं इसका मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं वैक्यूम। अगर हम लोग बोले कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास और यहां पर रेफरेंस नहीं दिया होगा किसके रिस्पेक्ट में तो आपको समझ लेना है कि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर तो किसके रिस्पेक्ट में वैक्यूम के मतलब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड तो वैक्यूम। और अगर आपसे बोल दे डिनोट कर दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास तब जाकर के हम उसको सोचेंगे और नहीं तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है उसका मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकाल रहे हैं वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब आते हैं कि एक अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 2 3 4 मीडियम का और आपको बताना है कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा और किसमें कम है तो हमेशा याद रखना कि किसी मीडियम में लाइट का स्पीड जितना ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिएगा कि उस मीडियम में लाइट का स्पीड घट रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 3 मीडियम है A
बी सी डी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.5, 2, 1.75 और 1.25। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? लाइट का। लाइट जो है किस मीडियम में सबसे ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा? तो यहां पर हम चेक करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम है। डी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब वहां पर लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है। और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, समझिए कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है। अब आप उसको थोड़ा सा ऐसे समझिए। मान लिए कि यहां पे जो लाइट का स्पीड था वो, लेट्स हम गेस करते हैं कि यहां पे 2 लाख था, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देते हैं। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 ले लिए, लाख आपका लगा हुआ। यहां पर लिखेंगे 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यहां पर लिखे 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यहां पर लिखे 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। इसका अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में तो स्पीड कितना होता है? 3 लाख बाय में 2, कट के कितना आएगा? 1.5। इसका निकालेंगे तो 3, 2.5, 10 काटेगा तो कितना हो गया? 6 बाई 1.2। ठीक, यहां निकालेगा 2, यहां निकालेगा। देखिए तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां आया? वहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया जहां पे स्पीड सबसे कम था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस सबसे कम आया जहां सबसे स्पीड ज्यादा था। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.003 होता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो उसका वैल्यू आता है वो 1 से बड़ा ही आता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा समझिएगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम हो रहा है, और जितना कम होगा मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अगर निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका मतलब डिफाइन कैसे करेंगे? तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना वो। क्लियर है? तो हम लोग आज इस टॉपिक में क्या क्या कवर किए? पहला कि रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ अ लाइट। कब बेंड करेगा? जब वो मीडियम को चेंज करेगा। जब तक वो मीडियम को चेंज नहीं करेगा तब तक वो बेंड नहीं करेगा, क्योंकि जब वो मीडियम को चेंज करता है तो चेंज करने पर उसका जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज कर जाता है। आप ऐसे भी देखे होंगे कि आप एक बाइक चला रहे हैं, एज्यूम करो एक बाइक आप चला रहे हैं और एकदम खाली रोड पे चला रहे हो, किसी तरह का कोई मीडियम जो चेंज, एकदम एक जैसा रोड है एकदम खाली, तो आप देखो एकदम एक स्पीड से जाओगे एकदम। लेकिन जैसे ही रुकावट आता है फिर आप बाइक को थोड़ा सा स्पीड को क्या करते हो? कम करते हो, और अपने पास जिस सीधा पास से जाते हो वहां से थोड़ा सा बेंड भी करते हो। लेकिन अगर मीडियम चेंज नहीं करता, सेम रहता, तो हम सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाते। तो मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट का स्पीड भी चेंज होता है, जिसके कारण वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर पाता है और इसलिए वो अपने पाथ से बेंड करता है, और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब
स्पीड क्यों चेंज करता है तो फिर अलग बात हो गया। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट का जो स्पीड होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना कम होगा, जितना रेयर मीडियम होगा लाइट का स्पीड उतना ज्यादा होगा। इसीलिए लाइट का स्पीड सबसे मैक्सिमम वैक्यूम में होता है, और जितना डेंस मीडियम ले लीजिए उतना कम हो जाएगा। फिर हम आपको बताएं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। उसमें आप दो लॉ पढ़े हम लोग, एक स्नेल्स लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है, और रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब, वो वाला आपको पिक्चर याद